हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और एनवीएस की तरफ से कई सारी वैकेंसीज़ निकली हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की भी, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनवीएस समिति की तरफ से जो वैकेंसीज़ आई हैं कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वैकेंसीज़ कितनी निकलेंगी, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या होगी। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और रिजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई सी भी छोटी सी गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनवीएस के बारे में क्या है। तो जो एनवीएस है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर जो एड्रेस है वो नोएडा का है। और साथ ही इसकी 8 रीजनल ऑफिसेस हैं, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में। और 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जो कि तमिलनाडु को छोड़कर बाकी ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय, उन्हें जेएनवीज भी कहते हैं, वो को एजुकेशनल है, मतलब कोएड स्कूल्स हैं, फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, अप टू सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास तक है। और मेनली कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वो। इसके अलावा उनको और कई सारी चीज़ों में भी पार्ट लेना होता है टीचर्स को, जैसे मास्टरशिप, रेमीडियल, सुपरवाइजरी स्टडीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, और स्टूडेंट्स के माइग्रेशन को रोकने के लिए, और अदर ऑफिशियल पर्पसेस। तो इधर क्या है कि आपका ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सुधर जाती हैं टीचर्स की। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोवेशन ऑफ द इनकम्बेंटमेंट परफॉर्मेंस इन ऑल दीज एरियाज विल बी असेस्ड। तो जब आप टीचर होंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट के 2 साल क्या है, प्रोबेशन पीरियड है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी एनालाइज की जाएंगी, और इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको परमानेंट किया जाए या नहीं किया जाए, या आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो अभी जो वैकेंसीज आई है, अभी जैसे मैंने बताया, पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी, बेसिकली इसमें म्यूज़िक टीचर्स वगैरह होंगे, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स होंगे, और साथ में प्रिंसिपल की पोस्ट। तो ये फोर कैटेगरीज़ में जो फॉर्म है वो होगा। तो इन व्यू ऑफ द पॉलिसीज़, इधर ये बोलने की कोशिश की गई है कि जो गर्ल्स हैं वो 1/3 इन स्कूल्स में होती हैं, इसीलिए क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है कि सेपरेट गर्ल्स के लिए इतनी सीट हैं, बॉयज़ के लिए इतनी सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया। इनिशियली आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, और आप प्रोबेशन पीरियड के बाद ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिटेल्स जो हैं, पोस्ट वाइज पहले पोस्ट में कितनी है टोटल और कैटेगरी में कितनी है, उस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में प्रिंसिपल की पोस्ट 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, नॉन क्रीमी लेयर एससी में 1, एसटी में 0, और टोटल 12 पोस्ट है। और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट है। तो इसी तरीके से जो पीजीटी ग्रुप बी पोस्ट हैं, उसमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो की 18 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, केमिस्ट्री 24, कॉमर्स 14, इकोनॉमिक्स 35, इंग्लिश 18, जोग्राफी 17, हिंदी 9, हिस्ट्री 11, मैथमेटिक्स 13, फिजिक्स 10 एंड कंप्यूटर साइंस 11। तो टोटल कितनी पोस्ट हैं पीजीटी की, 180 पोस्ट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो अलग दी हुई हैं। साथ में अब हम देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट कितनी है। अनरिजर्व कैटेगरी इंग्लिश 61, हिंदी 61, मैथ 69, साइंस 42, सोशल स्टडीज़ 52। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए किसी की वैकेंसी उस पोस्ट में कम है, तो आप जनरल में भर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे ओएच कैंडिडेट्स की वैकेंसी नहीं है, तो आप ये देख के भरें। अगर आपकी वैकेंसी ही नहीं है तो आप अप्लाई मत करो। जैसे केमिस्ट्री के लिए ओएच कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखिए, एक ही वैकेंसी है, तो आप जनरल में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज। अब मैंने इसमें बताया है कि लैंग्वेजेस के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें हमने शुरू में देखा कि इनके जो स्कूल्स हैं वो रीजनल एरियाज़ में भी हैं, तो वहाँ पर मदर टंग अलग होगी,
वहाँ पे बच्चे कोई और लैंग्वेजेस भी बोलते होंगे, तो उनकी सब्जेक्ट टीचर्स अलग होंगी। जैसे एसमीज़ अनरिजर्व कैटेगरी 30, बोडो 6, गारो 0.5, गुजराती 17, कन्नड़ 5। तो इस तरीके से लैंग्वेज टीचर्स की भी यहाँ पर जॉब्स निकली हुई है। और जो मिसलेनियस कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया, म्यूज़िक, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन टीचर मेल, फिज़िकल एजुकेशन टीचर फीमेल एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट्स भी निकली हुई हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख ली। अब हमें देखने हैं एलिजिबिलिटी क्या है। प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पोस्ट कोड क्या है? 01। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे ना पोस्ट कोड भी पूछा जाएगा, तो आपको पोस्ट कोड भी ध्यान रखना है। तो यहाँ की पोस्ट कोड क्या है? 01 है। पे लेवल 12 है और मैक्सिमम एज लिमिट 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अकेडमिक आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस ये मैंडेटरी है। प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी ही होता है, ठीक है। पर्सनस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल, ऐसी ही कोई पोस्ट अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं वहाँ पर हो सेम पोस्ट, या फिर आप पीजीटी और लेक्चरर रहे हों कम से कम 8 साल तक रेगुलर सर्विसेज में उस ग्रेड में, या 15 साल की आपकी कंबाइंड रेगुलर सर्विस हो। जैसे पहले आप टीजीटी थे लेवल 7 पे कुछ टाइम के लिए और फिर आप पीजीटी थे, बट आउट ऑफ विच मिनिमम पर उसमें 15 साल की जो आपकी एक्सपीरियंस है उसमें कम से कम आप 3 साल पीजीटी की पोस्ट पे रहे हों। तो आपको ये एलिजिबिलिटी प्रॉपरली देख के फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फॉर्म थोड़ा महंगा भी है। फिर है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका पोस्ट कोड क्या है। तो बायोलॉजी का पोस्ट कोड है 02, केमिस्ट्री 03, कॉमर्स 04, इकोनॉमिक्स 05, इंग्लिश 06। तो इस तरीके से ये पोस्ट कोड्स हैं। फिर अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं बायोलॉजी का। तो अगर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी इन बायो होना चाहिए। बायो मतलब लाइफ साइंस चल सकता है, बॉटनी चल सकता है, जूलॉजी चल सकता है। आगे डिटेल्ड वैकेंसी इसका एलिजिबिलिटी भी है। बट बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 डिग्री। अब यहाँ पे ये नोट पे ध्यान देना है, अगर आपके पास बीएड डिग्री उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई है। अब मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट, अब इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, अभी जैसे मैंने बताया बायो के एग्जांपल देकर। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमएससी हिंदी में होना चाहिए, सॉरी एमए हिंदी, मतलब जो भी मास्टर्स डिग्री है वो उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, एमए इन इंग्लिश। पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी इन अप्लाइड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या एमटेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है कि एमएससी ही होना चाहिए, ठीक है। एमटेक कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बट इसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी मैथमेटिक्स अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी या अप्लाइड मैथमेटिक्स थी। पीजीटी इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस। पीजीटी कॉमर्स विद अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है। पीजीटी बायो बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायो बायोटेक। तो यहाँ पर बायोटेक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी आपने दोनों पढ़े हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कैंडिडेट्स possessing मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एज मैंशनड अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। तो मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मान लीजिए बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मान लीजिए एमएससी, साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। साथ में ये तो मेन क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी, ये तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, चलो ये है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि एक्सपीरियंस है टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दिया फॉर्म भरते हुए तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, ओके। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका भी आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया होता है। नेक्स्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
बीटेक कैंडिडेट्स किसी भी स्ट्रीम में अब बट उनका पोस्ट ग्रेजुएट अगर कंप्यूटर साइंस में वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर उन्होंने कर रखा है या एमसी कर रखा है तभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है या बीसीए अप्लाई किया है, बीसीए किया है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या आईटी। फिर उसके बाद ये आप यहाँ पर अपनी वो सब चीज़ें देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, बट डिज़ायरेबल आपका ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने ऊपर बताया था। हाँ, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो बीएड इज़ कंपल्सरी पीजीटी के लिए, बट कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड इज़ डिज़ायरेबल। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है पीजीटी बाकी सब्जेक्ट्स में और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट, फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का पोस्ट कोड है इंग्लिश का 13, हिंदी का है 14, मैथ्स का 15 है और साइंस का 16, सोशल स्टडीज़ 17। तो ये पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर अब आ जाते हैं फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेजेस। ये तीसरी जो लैंग्वेज अभी बताया था कि लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये उन लोगों के पोस्ट कोड्स हैं। फिर अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो टीजीटी की है वो क्या है कि आपके पास बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके अलावा कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 year डिग्री कोर्स। तो मान लीजिए कि हमारा जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है, इस केस में बीएससी के केस में, या 4 years का मान लो अगर बीटेक वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से कम आपने 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो कॉलेज में। जैसे अगर मैं मैथ्स के लिए अप्लाई करती हूँ तो अगर मैंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में किया है फिज़िक्स में, पर मेरे पास मैथ्स 2 साल तक मैंने पढ़ी हुई होगी तभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, वरना मैं अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ recognized यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइड सब्जेक्ट्स इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। या तो 2 साल पढ़ा हो या फिर 3 साल पढ़ा हो। For post-wise elective subjects and languages in the combination of subjects as under. For TGT हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 year। अगर TGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तीनों साल आपने हिंदी पढ़ी हो अपने डिग्री कोर्स में, और अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो TGT तो इंग्लिश में भी आपने तीनों, मतलब कि ये जो चीज़ है 2 years वाली, ये इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर बाकी सब पे लागू होती है। बट इंग्लिश और हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो आपने तीनों सालों में अपने डिग्री कोर्स के दौरान ये चीज़ें पढ़ी हों, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है फॉर टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब बैचलर्स डिग्री जैसे मान लिया बीएससी मैथ्स, ठीक है, उसके साथ आपने फिजिक्स भी पढ़ाओ और उसके अलावा इनमें से एक सब्जेक्ट और पढ़ाओ, जैसे स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 subjects out of 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 of the subjects। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सुविधा अवेलेबल नहीं होती कि इनमें से 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े हों कैंडिडेट ने, तो उसमें क्या है कि आपने फाइनल ईयर में इन तीनों में से सब्जेक्ट्स पढ़े हों, मैथ्स, फिजिक्स, chemistry or electronic. Candidates who have passed BSc degree with honors in maths subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किसी ने BSc इन ऑनर्स करा है मैथ्स में, बट उनको कंसिडर तभी किया जाएगा कि मैथ्स तो उन्होंने पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस है, बट इसके अलावा उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा हो किसी ना किसी सेमेस्टर में, या फिर अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स, किसी भी 2 साल तक। मतलब 2 साल तक आपने मैथ्स के साथ ये सब्जेक्ट भी पढ़े हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। जिन्होंने बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स किया है और केमिस्ट्री किया है वो टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। मैथ्स के लिए मैथ्स वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें जिन्होंने स्पेसिफिकली मैथ्स से पढ़ा है, और उनके लिए भी उन्होंने 2 साल इनमें से ये कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हों कॉम्बिनेशन में।
नेक्स्ट है फॉर टीजीटी साइंस द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन द ग्रेजुएशन। अगर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। In case of such universities which provide for only 2 subjects in the final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination। इसका एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। सेम मैथ्स भी यहाँ पे हमने अप्लाई किया है ये चीज़ कि मान लो किसी ने बीएससी जूलॉजी किया है, ऐसी सेम बॉटनी के लिए भी है, पर उसने बॉटनी नहीं पढ़ी होगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है, पर उसने जूलॉजी पढ़ी होगी अपने फाइनल ईयर में, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही था। साथ में उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी फाइनल ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, कि अगर ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़े हों, जैसे अभी मैंने इस केस में बताया कि बीएससी जूलॉजी वाले ने बॉटनी नहीं पढ़ी होगी क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, या तो उसने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, साथ में जूलॉजी होनी चाहिए। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट उसने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़े हों। तो मैंने बॉटनी तो हटा ही दिया, जूलॉजी ऑब्वियस उसने पढ़ी होगी, और केमिस्ट्री आपको ढूंढना है कि आपके पास थी या नहीं थी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। In case of honors degree in above mentioned 3 subjects, the candidate must have studied other 2 subjects in any of the 2 years of the course। ठीक है, वही सेम चीज़ है। अगर ऑनर्स भी किया है तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल पढ़े हों। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो ध्यान रखने हैं। For TGT social studies, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of the following कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों तभी टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना। हिस्ट्री विद जोग्राफी, या हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस। और जोग्राफी विद हिस्ट्री, जोग्राफी और हिस्ट्री दोनों पढ़े हों 2 साल तक कम से कम, या जोग्राफी विद इकोनॉमिक्स या जोग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस। इन अदर वर्ड्स, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स। या सिंपल कहें तो 2 साल कम से कम आपने 2 सब्जेक्ट रेगुलरली इनमें से पढ़े हों, ठीक है। हिस्ट्री, जोग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल द 3, या फिर तीनों साल पढ़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। सेम वही चीज़ है कि 2 साल तक अगर हिस्ट्री ऑनर्स किया था तो आपने 2 साल तक जोग्राफी पढ़ी हो, या इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो। Similarly, in case of honors degree in geography, the candidate should have studied history, economics, political science in any of the 2 years of the course। या फिर अगर आपने जोग्राफी में की है ऑनर्स तो आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रेगुलरली 2 साल पढ़ा हो। कैंडिडेट्स विद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अब ये ध्यान रखना है कि बीए ऑनर्स जिन्होंने किया है इकोनॉमिक्स में या फिर पोल साइंस में वो एलिजिबल नहीं है। फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, तो अगर आप लैंग्वेज के लिए भर रहे हैं थर्ड लैंग्वेज, जैसे एसमीज दिखाया मैंने गुजराती, तो आपने वो 3 साल पढ़ी हो। Important note, the condition of at least of 50% marks in aggregate in the degree courses to be मतलब 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। फिर है ऑल टीजीटी। अभी तक हमने ये सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की, पर हमने ये नहीं देखा कि क्या सीटेट चाहिए या बीएड चाहिए। तो बीएड यहाँ पे स्टार लगा है, मैंडेटरी है। साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाना आना चाहिए। उसके अलावा आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर आपने किसी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हो। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स एज मैंशनड इन सब क्लास। बीएड डिग्री एप्लीकेबल नहीं है 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स की, या आप क्लॉज ए देख लेना। फिर है फॉर मिसलेनियस टीचर्स, ये पोस्ट कोड्स है मिसलेनियस टीचर्स के। और फिर म्यूज़िक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। फिर बढ़ते हैं आगे, आर्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिज़ायरेबल है। अगर ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है, पर ये होना ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये होना ज़रूरी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या डीपेड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेम लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या ग्रेजुएशन विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 year,
ओबीसी के लिए 3 ईयर, वुमेन ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचिंग पोस्ट, वुमेन के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ध्यान रखना 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज़ नो एज बार, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम 5 ईयर्स, तो यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी वो एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। ऑल द कंसेंशंस मैंशनड अबव विल बी कॉन्करेंट, तो इधर क्या है कि मतलब कई एक वुमेन कैंडिडेट है, वो एससी भी है, उसके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो इनमें से वो वाली चीज़ आपको देखनी है जो जिसकी हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट हो, ठीक है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कंसेशन मिल रहा है, तो आप उसके अंडर अप्लाई करें। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स इन इंडिया। तो कट ऑफ कब डिसाइड होगी, जब क्लोजिंग डेट आएगी, जब सारे बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ मतलब कितने परसेंट मार्क्स ये लेंगे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है, अगले लेवल के लिए, इंटरव्यू लेवल के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन एडमिसिबल टू ओबीसी कैटेगरी एंड सच कैंडिडेट्स हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स ये हर एग्जाम में होता है, वो ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर का वो है सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके अलावा कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 1 एज अवेलेबल इन द डिटेल नोटिफिकेशन, तो एनवीएस की वेबसाइट पे फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पता होगा हर 6 मंथ्स के बाद ये रिन्यू कराना पड़ता है, तो उस फॉर्मेट चेंज होता रहता है। अगर रिन्यूड सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई करना नॉन क्रीमी लेयर के, अदरवाइज अनरिजर्व में अप्लाई कर दो। अ कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग वन ऑफ द SC या ST कास्ट में कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एनेक्चर 2 के तरीके से होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे भी फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। EWS कैटेगरी, अब ये ध्यान से पढ़ लेना, आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई मत करना अगर आपके पास 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है या रेजिडेंशियल फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट का या 100 स्क्वायर यार्ड्स का रेजिडेंशियल प्लॉट है या 200 स्क्वायर यार्ड्स का है, साथ में आपका प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो ये आपको देख के फिर सोचना है कि आप अप्लाई कर सकते हो EWS में या नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर EWS मस्ट पजेस इनकम, आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरना, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स TGT के लिए वैलिड सीटेट, अभी मैंने बताया जैसे सीटेट मैंडेटरी है, वैलिड सीटेट वो है इंपॉर्टेंट है, इशूड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये अभी से पहले DSSB के कैंडिडेट्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये गड़बड़ की थी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम दे दिया, अब वेट कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास सीटेट, इसके बाद आपने क्वालिफाई किया, तो ये नहीं माना जाएगा। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले, मतलब अभी आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करो, अदरवाइज आप TGT के लिए अप्लाई मत करो। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। द डिसीज़न NVS का डिसीज़न होगा, वो चेंज भी कर सकते हैं इसे, या फिर अगला लेवल ला सकते हैं इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन का। नेक्स्ट है CBT जो होगा प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़कर बाकी के बहुत सारे सेंटर्स हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो होगा एग्ज़ाम, वो कहाँ पर होगा, सिर्फ दिल्ली और NCR में ही होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी, फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, सेकंड एंड थर्ड, आप कोई भी नियरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पार्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, टेस्ट होगा टोटल 3 घंटे का। कॉम्पोनेंट ऑफ द टेस्ट पार्ट 4 होगा अकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तो ये हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। PGT की पोस्ट के लिए क्या है, पार्ट 1 से लेके 6 तक हम देखेंगे। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर्स के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे ये इनकी मार्किंग स्कीम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। उसके बाद है डोमेन सब्जेक्ट,
स्पेसिफिक सिलेबस ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूट। अगर बायो के लिए अप्लाई किया तो बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, उसके अंदर भी क्रिटिकल क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड होगा। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। फिर आएगा पार्ट 6। पार्ट 6 होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो ये क्वालिफाइंग है, इसे सिर्फ क्वालिफाई भी कर लोगे तब भी चलेगा, 40% है क्वालिफाइंग, इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसके मार्क्स फिर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्वालिफाइंग है तो मतलब इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो फिर। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, देखो लिख भी रखा है यहाँ पे, इफ़ शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ PGTs पार्ट 1 to 5 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब जितने भी PGT होंगे, कोई भी फॉर्म हो, जैसे PGT बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबका पार्ट 1 to 4 सेम होगा, सेम सिलेबस, सेम टाइप के क्वेश्चंस। बट जो पार्ट 5 है वो क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट है फॉर TGT के लिए पार्ट 1 होगा जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पार्ट 2 होगा रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पार्ट 3 होगा नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी और साथ में खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बट ये किसके लिए होंगे, फिजिकल एजुकेशन वाले लोगों के लिए होंगे। आपके लिए यहाँ से यहाँ तक ही क्वेश्चन होंगे, NEP तक 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा, जैसे ये भी क्वालिफाइंग, अगर इसमें पास नहीं हुए तो इसके मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसमें 40% मार्क्स लाना तो ज़रूरी है। फिर है स्टूडेंट्स इन जवाहर आर टॉट थ्रू, इसमें बताया गया है कि जो JNV के स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। हैंस एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज आउट ऑफ A4 मेंशन, तो कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड पे पता लग जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की परफॉर्मेंस पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए ये इंटरव्यू और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बता सकते हैं। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दे दिया, बहुत सारे मार्क्स आ गए सबके, तो फिर कुछ ही रेशियो को सिलेक्ट करके बाकियों को अगले लेवल में भी छटाई करनी होगी, तो क्या करेंगे, ये पर्सनल इंटरव्यू में निकाल देंगे कुछ लोगों को। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, NVS की वेबसाइट पे जाना है, वो भी मैं बता दूंगी थोड़ी देर में, www.navodaya.gov.in, और वहाँ से एप्लीकेशन भरनी है। अभी तो NVS समिति की एप्लीकेशन वहाँ पर आ गई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म की फ़ीस देख लेते हैं। जो फॉर्म की फ़ीस है वो प्रिंसिपल की है 2000, PGT की 1800 और TGT और मिसलेनियस कैटेगरीज़ की है 1500 फ़ीस, ठीक है। तो ये रही फॉर्म की फ़ीस। अब आगे बढ़ते हैं। आपको प्रिंट आउट लेकर एप्लीकेशन फॉर्म का संभाल के रखना है, ठीक है। इसके अलावा द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना है, तो इसलिए संभाल के इसको रखना। प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर्म भरने के बाद। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी इन कैटेगरीज के अंडर अप्लाई करना, वरना जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे बाद में। जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जुलाई को ओपन हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 22 जुलाई को। फ़ी डिपॉजिट करनी है 22 जुलाई तक। फ़ी डिपॉजिट ओपन हो रहा है 22 जुलाई तक और फ़ी डिपॉजिट क्लोज हो रहा है 22 जुलाई तक। डेट ऑफ CBT अभी आया नहीं है, ये बता दिया जाएगा आपको टाइम के साथ। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं। व्हाट अबाउट नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद पेपर बाइलिंगुअल होगा। हाउएवर इन केस ऑफ TGTs एंड अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो वो उसी लैंग्वेज में होगा, वो बाइलिंगुअल नहीं होगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हिम और हर। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद नहीं अलाउ की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरना। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन NVS, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे NVS वेबसाइट पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए।